दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नियो क्लासिकल एज को डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस टॉपिक पर मैं 2 से 3 वीडियोस पहले बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या खास मिलेगा जो पहले वाली वीडियोस में आपको नहीं मिला। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल एज शुरू कैसे हुई, क्योंकि मैंने पहले जो भी वीडियोस बनाई है उनके अंदर मैंने डायरेक्टली लिटरेचर के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि नियो क्लासिकल एज कितनी बड़ी थी और ये कहां से शुरू हुई थी, इसका आइडिया कहां से आया था मेन। चलिए बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, इसमें हम लोग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको ऐसे बुक्स में भी सर्च करने से नहीं मिलेगी, तो गौर से सुनना इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। नियो क्लासिसिज्म जो वर्ड है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? रोम से। रोम कहाँ पर है? इटली में। हुआ क्या था कि उस टाइम पर एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन थे, जोहान विंकलमैन। इनके बारे में आप सर्च करना, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। आर्ट हिस्टोरियन के साथ साथ ये एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा कमाल का काम किया। ग्रीको रोमन और रोमन आर्ट में फर्क बताया। अब आप सोचोगे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया, लेकिन दोस्तों उस वक्त ये बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, कि आर्ट की हिस्ट्री बताने वाला कोई पैदा हुआ था जिसने 18th सेंचुरी के टेस्ट को एकदम चेंज करके रख दिया। उस टाइम पर 2 नए शहरों की रीडिस्कवरी की गई थी। इटली में नेपल्स के पास 2 नए शहरों को खोजा गया था। ये 2 नई सिटीज कौन सी थी? पहली थी पॉम्पी, इसको नेपल्स के पास में खोजा गया था, और दूसरी थी हरक्यूलिनियम। ये सिटी भी वॉल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, उसकी राख के नीचे दब गई थी। ये भी इटली में थी, दोनों सिटीज इटली में थी। अब ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई कि इटली में 2 पुरानी सिटीज मिली है जो बहुत पुरानी है। तो जगह जगह से यूरोप में स्टूडेंट्स आए इटली घूमने के लिए। वो आए तो आए, जब यहाँ से गए तो नए नए ग्रीको रोमन आइडल्स को लेकर गए अपने साथ अपने देश वापस। लोगों में पुराना जानने की एक भूख, क्लासिकल पीरियड के बारे में जानने की एक भूख पैदा हो गई। तो अब मैंने आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन का नाम बताया था शुरुआत में, जोहान विंकलमैन। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट और पहला काम किया था। क्या किया था? ग्रीक आर्किटेक्चर और विजुअल आर्ट्स को कॉपी मारने को लेकर या इमिटेट करने को लेकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था? थॉट्स ऑन द इमिटेशन ऑफ ग्रीक वर्क्स इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, 1750 में। और इस बंदे ने क्या किया, बड़ा शार्पली फर्क बताया कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन आर्ट में फर्क क्या है, और ग्रीक आर्ट के आइडियलिज्म की बड़ी तारीफें करने लगा कि ग्रीक्स तो ग्रीक्स थे, अगर हमें उनके लेवल का बनना है, ग्रेट बनना है, तो एक ही तरीका है, उनको इमिटेट करो, इमिटेट द एंशिएंट्स। बस अब आप समझ जाओ कि असली जड़ यहीं से शुरू हुई थी नियो क्लासिसिज्म की। इटली में 2 पुरानी सिटीज का मिलना, पुराना क्लासिकल जानने के लिए भूख पैदा होना, और एक आर्ट हिस्टोरियन का इमिटेशन को लेकर इतना बड़ा वर्क लिखना। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इस बंदे ने विजुअल आर्ट की बात की है, आर्किटेक्चर की बात की है, स्कल्पचर की बात की है प्राइमरीली, तो ये नियो क्लासिकल वर्ड क्या इसी सबसे रिलेटेड है, हमारे लिटरेचर से नहीं? तो हाँ दोस्तों, प्राइमरीली ये वर्ड नियो क्लासिकल विजुअल आर्ट के लिए यूज किया जाता है। लिटरेचर के लिए आप इसे यूज करेंगे ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज लिटरेचर के लिए यूज की जाती है। ऑगस्टन एज ही क्यों, ये भी समझा देता हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ऑगस्टन नाम किसने दिया था इनको, ऑगस्टन्स को? ये जान लो कि एंटी वॉल्टेयर फ्रैंकोइस मैरी नाम के एक फेमस हिस्टोरियन थे दोस्तों, जो अपने विट के लिए यानी बुद्धि के लिए बड़े फेमस थे। उन्होंने और ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये नामकरण किया था ऑगस्टन्स। अब क्यों इनको ऑगस्टन्स बोला, ये बताता हूँ। देखो, इंग्लिश लिटरेचर में अलेक्जेंडर पोप ने इस एज पर काम किया था। ये मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अलेक्जेंडर पोप ने इस एज में काम किया था सबसे ज्यादा। तो अलेक्जेंडर पोप क्या करते थे, एक बहुत पुराने रोमन लिरिक पोएट थे, होरेस नाम के, जो कि किंग ऑगस्टस, पुराने राजा थे सीजर ऑगस्टस, जो कि रोमन एम्पायर के फाउंडर भी थे। किंग ऑगस्टस के टाइम पर ये होरेस एक लिरिक पोएट थे, इनको इमिटेट करते थे अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप ने होरेस को इमिटेट करते हुए अपने राजा जॉर्ज सेकंड को एड्रेस करके एपिस्टल टू ऑगस्टस को लिखा है दोस्तों। वो जो पोएट थे होरेस, उनके टाइम पर पोएट्री ज्यादा मैनर्ड वे में, पॉलिटिकल और सटायरिकल वे में लिखी जाती थी, तो पोप ने भी सेम टू सेम ऐसा ही किया, अपनी पोएट्री को ज्यादा सटायरिकल, मैनर्ड वे में और पॉलिटिकल
बनाने की कोशिश की। इसलिए इस एज को लिटरेचर में ऑगस्टन एज बोला गया और विजुअल आर्ट में इसको नियो क्लासिकल एज बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। इस टाइम पर दोस्तों प्रिंटेड मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। प्रिंटेड मटेरियल मतलब बुक्स। हाँ, बुक्स वगैरह आसानी से लोगों को मिलती नहीं थी। पहले की एजेस में बहुत मुश्किल होता था प्रिंटेड मटेरियल को पाना। चाहे रीडर हो चाहे ऑथर हो, इस एज में सबको कम दामों में बुक्स मिलने लगी, मतलब नॉलेज सस्ती हो गई। लंदन में उस टाइम पर एक बहुत फेमस फेयर लगता था, बार्थोलोम्यू फेयर, गर्मियों में। तो बहुत ही चीप दामों में लोगों को बुक्स मिल जाती थी। उसी टाइम पर दोस्तों चैप बुक्स, जो कि 40 पन्नों की छोटी सी किताब होती थी, इसको सिलाई करके बनाया जाता था, और ब्रॉड शीट्स, जो कि न्यूज़पेपर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर लंदन में ट्रेंड बनते जा रहे थे। चैप बुक्स छोटी छोटी किताबें होती थी 40 पेजेस की। इनको कभी कभी तो सिलाई लगाकर बनाया जाता था। और ब्रॉड शीट्स, जो बड़े न्यूज़पेपर की तरह कोई चीज थी, तो नॉलेज आसानी से पूरे लंदन में पहुंच जाती थी, यहाँ तक कि वर्किंग क्लास लोगों तक थी। तो यही चीजें आगे चलकर पीरियोडिकल्स बनी। पीरियोडिकल्स को लेकर आपसे कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीरियोडिकल्स कैसे बने? आगे चलकर यही चीजें, ये चैप बुक्स, ब्रॉड शीट्स जैसी चीजें आगे चलकर फेमस पीरियोडिकल्स जैसे कि जेंटलमैन्स मैगजीन, लंदन मैगजीन, ऐसी फेमस मैगजीन्स बनी, जिनमें सैमुअल जॉनसन जैसे राइटर्स ने भी काम किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और जैसे आज मूवीज की पायरेसी होती है ना दोस्तों, कि मूवी रिलीज होती है उसके बाद में घर घर में पहुंच जाती है, उस टाइम पर बुक्स की पायरेसी होती थी। पायरेसी करने वाले पैसा कमाने के लिए बुक्स को डबलिन तक ले जाते थे, और इनको बढ़ावा मिला था 1693 में। जो प्रेस रेस्ट्रिक्शन एक्ट था वो खत्म हो गया, तो इनको बढ़ावा मिल गया, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो एक जगह पर प्रिंटिंग प्रेस रहेगी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत जगह पर प्रिंटिंग प्रेस फैल गई थी। तो ये रेस्ट्रिक्शन एक्ट हट गया, इसके बाद में लोगों को बढ़ावा मिल गया। हर टाइप का लिटरेचर हर डायरेक्शन में फैलने लगा। सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे पीरियोडिकल। पीरियोडिकल्स में चलती थी ऐसी राइटिंग, कोई भी उस टाइम पर फिलोसोफर बन सकता था अपने एसेज लिखकर। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सैमुअल जॉनसन ने भी अपने पीरियोडिकल में 200 से ज्यादा एसेज लिखे थे। वो एक फिलोसोफर भी बन सकते थे, इतनी सारी चीजें उन्होंने एसेज में लिख दी। अब दोस्तों उस टाइम पर एक सोसाइटी होती थी, रॉयल सोसाइटी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लंदन के पढ़े लिखे लोगों की एक सोसाइटी थी। तो उस सोसाइटी में उस टाइम पर क्या चलता था, ये सब कुछ पब्लिश होता था रेगुलरली डे टू डे लाइफ के अंदर। अब एक कमाल की चीज बताता हूँ, देखो। उस टाइम पर एक क्रॉस इंडेक्स नाम की चीज होती थी। क्रॉस इंडेक्स क्या होते थे? जिनमें वर्ड्स और फ्रेजेस लिखी होती थी, और वो ऐसी कॉमन जगहों पर लगाए जाते थे जहां पर सबकी नजर पड़ सके। ये एक नई चीज थी 18th सेंचुरी में, कि एक क्रॉस इंडेक्स को मार्केट के बीचों बीच लगा दिया जाए, जिसमें वर्ड्स और फ्रेजेस हो, जिससे हर कोई उसको पढ़ सके। कुल मिलाकर सारे के सारे इन क्रॉस इंडेक्स वगैरह से एजुकेट हो रहे थे इस एज के अंदर। लेकिन आप सोचो, इन इंडेक्स की मदद से जब सारे के सारे इतनी सारी चीजें सीख रहे थे, तो कोई भी अपने आप को स्कॉलर बोलने लग जाए, कौन उसका क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा? कोई भी अपनी बुक्स को पब्लिश करवा लेता था, कैसे भी पब्लिश करवा लेता था, कोई रेस्ट्रिक्शन तो थी नहीं, सस्ते में चीजें हो जाती थी। एक पॉजिटिव साइड तो था कि पढ़ी लिखी जनता बढ़ती जा रही थी लंदन में। पहले किसी सेंचुरी में इतनी पढ़ी लिखी जनता नहीं थी, इसलिए तो इस एज को एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। लेकिन डार्क साइड भी तो था। नॉलेज जब ऐसे लोगों के हाथ में गई जो ठग थे, मतलब ठग समझते हैं ना, क्रुक्स, जो अपने आप को स्कॉलर बताने लगे थे, लोगों को बेवकूफ बनाने लगे थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि 18th सेंचुरी की बुक्स पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी फर्जी इंसान अपनी बुक्स को लिख रहा था। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी उस टाइम पर। 3 से 6 लाख के बीच में लंदन की पॉपुलेशन थी, जो 9 लाख के भी ऊपर चली गई थी, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसे एक्ट्स आए थे जो कंट्री साइड में फार्मिंग चलती थी, उन इलाकों को बर्बाद करके रख दिया। तो गरीबी की वजह से लोग लंदन में आ गए एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, अपना मतलब सक्सेसफुल फ्यूचर देख करके भी आए थे, लेकिन यहाँ पर लेबर बनकर काम कर रहे थे। यहाँ पर क्रिमिनल्स की तादाद बढ़ गई थी, प्रोस्टिट्यूशन की तादाद बढ़ गई थी, भिखारियों का तो पूछो ही मत, भिखारी तो इतने बढ़ गए थे। तो आपको ये प्रॉपर्टी क्राइम, रेप, भुखमरी, ये सब ऑगस्टन लिटरेचर में खूब मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर नोवेल्स की भी शुरुआत हो गई थी। तो नोवेल्स के अंदर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। उस टाइम पर क्राइम की दुनिया का बादशाह था जोनाथन वाइल्ड। अब दोस्तों ये लंदन के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, डॉन था। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर क्रिमिनल्स की बायोग्राफी भी लिखी जाती थी, बताओ।
आप देखना उस टाइम पर लिटरेचर में आपको प्रोफेशनल राइटर और फर्जी राइटर के बीच में फर्क पता नहीं चलेगा, आप बता ही नहीं पाओगे फर्क। और क्राइम जो इतना फैला हुआ था उस एज के अंदर, इस क्राइम से डील करने की वजह से इस एज को एज ऑफ स्कैंडल भी कहा जाता है दोस्तों। एक नाम इसका एज ऑफ स्कैंडल भी है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इस एज को इतना ग्रेट क्यों नहीं माना जाता, कि ये एज इतनी ग्रेट क्यों नहीं है। क्योंकि राइटर उस टाइम पर लिखता था क्या समझ के कि मेरी ऑडियंस तो पढ़ी लिखी है, सब जानती है पहले से, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी एज की जनता को अपना रीडर मानकर लिखते थे। अपनी एज के स्पेसिफिक ऑथर्स को टारगेट करते थे, उन पर सटायर लिखते थे, उन पर नोवेल लिखते थे, प्ले तक लिख देते थे, ड्रामा तक। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं शायद कि आने वाले टाइम पर हमको पढ़ा जाएगा और फ्यूचर का रीडर कैसे समझेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इनके वर्क्स को समझना है, ऐसा कहा जाता है कि अगर इनके वर्क्स को समझना है तो पहले इनकी एज को, इनकी हिस्ट्री की नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर इनकी पोएट्री पढ़ो। और पोएट्री भी ऐसी होती थी जो लिरिक कम और डायलॉग्स ज्यादा होते थे। इवन नोवेल्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन होती थी। प्लेस दूसरे प्लेस का मजाक बनाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए लिखे जाते थे। एक कमाल का काम ये हुआ था कि पढ़े लिखे लोगों के लिए लाइब्रेरीज खुल गई थी इस टाइम पर, सभी के लिए, वर्किंग क्लास के लिए भी। पीरियोडिकल्स इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि इनको छापने में ज्यादा खर्चा नहीं आता था, हर कोई जल्दी से इनको पढ़ लेता था, प्रॉफिट वाला बिजनेस था। और सबसे फेमस पीरियोडिकल था इस टाइम का द स्पेक्टेटर, जिसे जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने मिलकर लिखा था। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। बताने को बहुत कुछ है जिसे एक वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, सीरीज बनाकर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको न्यू क्लासिकल एज के बारे में नॉलेज मिली होगी। आज की इस वीडियो बस इतना ही।